हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पर हम कर रहे हैं सीटेट के लिए पेडागोजी की क्लास। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक कोई मेरी क्लास नहीं देखी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के पुरानी क्लासेस को देखिएगा। यहाँ पर हम करवा रहे हैं अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए सभी क्लासेस। इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ्स भी मैं यहाँ पर करवा रही हूँ। चलिए देर न करते हुए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैविक योग्यताएँ जैसे कि चलना रिक्त स्थान के माध्यम से हासिल हो सकती है। जैविक योग्यताएं जैसे कि लिखने के लिए रिक्त स्थान की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिए हुए हैं। प्राथमिक परिवेश के साथ आनंददायी अंतःक्रिया, द्वितीयक कोमा स्पष्ट अनुदेशन, द्वितीयक परिवेश के साथ आनंददायी अंतःक्रिया, प्राथमिक स्पष्ट अनुदेशन या प्राथमिक स्पष्ट अनुदेशन, द्वितीयक स्वयं निर्देशित अभ्यास। ऑप्शन डी में दिया हुआ है द्वितीयक स्पष्ट अनुदेशन की विकलांगता, प्राथमिक स्पष्ट अनुदेशन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ क्वेश्चन से ही क्लियर है। यहाँ पर दिया हुआ है जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, जैविक योग्यताएं। यहाँ पर बीच में रिक्त स्थान छूट गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये रिक्त स्थान। तो पहले आ जाएगा प्राथमिक, यहाँ इसके बीच में आएगा प्राथमिक, इस पर नंबर 1 डाल देते हैं हम। ये नंबर 1 है। जैविक प्राथमिक योग्यताएं जैसे कि चलना, यहाँ रिक्त स्थान में आएगा परिवेश के साथ आनंददायी अंतःक्रिया के माध्यम से हासिल हो सकती है। जैविक योग्यताएं जैसे कि लिखने के लिए यहाँ पर आएगा द्वितीयक, यहाँ पर आ जाएगा, ये सेकंड वाला है। स्पष्ट अनुदेशन की आवश्यकता होती है, लिखने के लिए क्या होता है, स्पष्ट अनुदेशन चाहिए होता है, और चलने के लिए आनंददायी अंतःक्रिया आएगी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 2 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास के संदर्भ में कुछ कथन दिए हुए हैं, देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है, विकास पूर्ण रूप से केवल आनुवांशिकता का ही परिणाम है। विकास आनुवांशिकता का परिणाम है, केवल ऐसा ही होता है, बच्चे में अपना खुद का कुछ विकास नहीं होता। ये गलत है, विकास होता है बच्चे में। विकास का क्रम विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये भी गलत है। बच्चे में विकास का क्रम जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता। विकास बाहर से केंद्र की ओर होता है, ये भी नहीं है। विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, बाहर से केंद्र की ओर नहीं होता। और ऑप्शन डी दिया हुआ है, सिर से पाँव की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी दिया हुआ है ये एकदम राइट हो जाएगा। विकास जो है सिर से पाँव की ओर बढ़ता है। इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 3, प्राथमिक कक्षा के बच्चे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण की कारक और संस्था है। तो हमें प्राथमिककरण के लिए जो समाजीकरण होता है प्रथम स्तर पर, वो संस्था बतानी है, कौन सी है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए में दिया हुआ है निकटतम परिवार, सांस्कृतिक धारणाएं, धार्मिक संगठन, मुद्रित संचार माध्यम। बच्चा मुद्रित संचार माध्यम तो तब सीखेगा जब वो बड़ा होगा। यहाँ पर बात हो रही है प्राथमिककरण की, प्राथमिक समाजीकरण की। तो बच्चा कैसा, प्राथमिक समाजीकरण तो बच्चे का अपने परिवार में ही होता है। जैसे कि बच्चा जब पैदा हो जाता है, जन्म लेता है, तो तब सबसे पहले वो संचार चीज़ें तो नहीं सीखता है, मोबाइल टेलीफोन चलाना ये तो नहीं सीख जाता ना। सबसे पहले वो किससे परिचित होता है, अपने परिवार से, अपने माता पिता से, अपने घर के सदस्यों से। तो जो प्राथमिक इकाई हो जाएगी वो निकटतम परिवार हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 4 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से परावर्तित कर सकते हैं। बच्चे किस अवस्था में मानसिक रूप से चिंतन को परावर्तित कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिए हुए हैं। संवेदी, गत्यात्मक। तो ये अवस्था मैं आपको बता देती हूँ, पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हुई हैं। पहली वाली जो होती है ये होती है 0 से 2 वर्ष। फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है हमारी 2 से 7 वर्ष। उसके बाद आती है मूर्त संक्रियात्मक, ये होती है 7 से 11 वर्ष। और उसके बाद आती है औपचारिक संक्रियात्मक, ये होती है 11 वर्ष से 13 वर्ष तक। तो अब आप जो बच्चों की एज दी हुई है इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसके बारे में बात हो रही होगी। 2 से 7 साल का बच्चा, तो 0 से 2 साल वाला बच्चा जो होता है वो बिल्कुल हमारा शिशु बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है। तो वो ये सब चीज़ें नहीं जानता है, चिंतन विचार उसके दिमाग में कुछ ये चीज़ें नहीं आती हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा खेलना सीखता है, नियमों के बारे में जानता है धीरे धीरे, पर वो उनको समझ के साथ उनमें कोई परिवर्तन या कुछ उसके बारे में सोच नहीं सकता है। और यहाँ पर आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो ये तो किशोर अवस्था वाली एज हो जाती है। तो इसमें तो बच्चा सब कुछ सोचने समझने लगता ही है। और ये है ऑप्शन सी
तो ये पूछ रहे हैं कि किस अवस्था में शुरुआत हो जाती है, तो वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है ये राइट हो जाएगा, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, चीज़ों के बारे में चिंतन कर सकता है और उनमें कुछ परिवर्तन भी कर सकता है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल राइट, जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बच्चे का स्कीमा क्या होता है, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर। स्कीमा किसको बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं बच्चा किसी भी चीज़ के बारे में उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ें पहले से भरी हुई होती हैं और वह किसी भी विषय वस्तु को देखकर या समझकर उसके बारे में कोई ना कोई अपना नया स्कीमा बना लेता है, कोई अनुभव को विकसित कर लेता है। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि जो हमारा मौजूदा स्कीमा है, हमारे दिमाग में जो ज्ञान भरा हुआ है उसमें और चीज़ें जुड़ती जा रही हैं, धीरे धीरे जमा हो रहे हैं, अनुभव जमा हो रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए में दिया हुआ है समावेशन, बी में दिया हुआ है समायोजन, ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया हुआ है वर्गीकरण और डी में दिया हुआ है संकल्पना निर्माण। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए समावेशन। समावेशन मतलब जुड़ना या जमा होना, चीज़ें एक जगह इकट्ठा होनी, तो वो उसमें क्या कर रहे हैं, लगातार सम्मिलित हो रही हैं चीज़ें, समावेशन हो रहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देता है। तो सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को कौन सा सिद्धांत महत्व देता है, पढ़ लेते हैं। BF स्किनर ने जो व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया था, नहीं ये नहीं है। लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत, इसमें नैतिकता की बात होती है, व्यवहार, इसमें सीखने के सिद्धांत की बात नहीं हो रही है। तो देखते हैं ऑप्शन सी, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषण सिद्धांत। तो सिगमंड फ्राइड तो यहाँ से बिल्कुल अलग ही हो जाते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लेव वाइगोत्स्की का कौन सा सिद्धांत था, सामाजिक संस्कृति वाला सिद्धांत। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर है 7 में दिया हुआ है एक विद्यार्थी को किसी सवाल से जूझते देखकर अध्यापिका उस सवाल की भाषा को सरल करने और कुछ संकेत देने का निर्णय लेती है। लेव वाइगोत्स्की के किस सिद्धांत में ऐसा कहा गया है, इसे क्या कहते हैं। तो क्या कर रहे हैं, बच्चा जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करवा रहा है और टीचर जो है उसकी लैंग्वेज को क्या कर रहा है, सरल कर रहा है, सिंपल कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा सिद्धांत है, अनुकरण का सिद्धांत होता है, अनुकरण, अनुकूलन, पाठ या आत्मसातकरण। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्कैप फोल्डिंग भी इसको बोलते हैं और इसको पाठ भी बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन समझा रही हूँ और उसकी लैंग्वेज आपको टफ लग रही है तो मैं अपने शब्दों में उसको ईजी कर रही हूँ, तो वही काम यहाँ पर इस क्वेश्चन में टीचर कर रही है, वो उसको ईजी कर रही है, थोड़े संकेतों द्वारा उसकी हेल्प कर रही है, तो उसको क्या कहते हैं, पाठ या स्कैप फोल्डिंग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। लॉरेंस कोलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया। बच्चों में और बड़ों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन करना था किसको, लॉरेंस कोलबर्ग को। तो उसने किसका उपयोग किया था यहाँ पर, परिकल्पित परिस्थितियाँ, कागज कलम आधारित परीक्षा, चित्रकला या रिपोर्ट कार्ड्स। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन हो जाएंगे रॉन्ग, जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। लॉरेंस कोलबर्ग ने किसका उपयोग किया था, परिकल्पित परिस्थितियाँ उन्होंने निर्मित की थी और उसी को उपयोग उन्होंने किस में किया था, अपने नैतिक तर्क के मूल्यांकन में किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 9। रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं। जो रचनावाद का समर्थन करते हैं वो किस चीज़ को महत्व देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं हम क्या क्या दिए हुए हैं, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या को, सांस्कृतिक रूप से अनुत्तरदायी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को, व्यक्तिगत भिन्नताओं को अनदेखा करने को, चिंतन के अभिसारी तरीकों को। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा किस पर हो जाएगा, रचनावाद बात करता है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या की, ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट। रचनावाद में होता ही ये है कि बच्चे जो है सक्रिय होकर शिक्षण करे, सीखे, तो यहाँ पर केवल बाल केंद्रित की ही बात होती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर है 10 में देख लेते हैं। बुद्धि लब्धि IQ परीक्षणों की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि वे बुद्धि लब्धि जो IQ टेस्ट होते हैं उनकी आलोचना क्यों की जाती है। तो यहाँ पर देख लेते क्या दिया हुआ है, सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हैं। क्यों की जाती है, यहाँ पर बात हो रही है निगेटिव पॉइंट की, तो यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है और यहाँ में मैच करना है कि नहीं किस क्वेश्चन में दिया जा रहा है। यहाँ पर ध्यान रखते हैं तो ये तो होगा ही नहीं। बुद्धि को विभिन्न क्षमताओं के एक समूह के रूप में माना जाता है, ये भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन सी में दिया हुआ है परीक्षण निष्पादन पर पर्यावरणीय कारकों का प्रभाव को नज़रअंदाज करते हैं, मतलब उसको नगण्य कर देते हैं, उसको नहीं मानते हैं।
डी में देख लेते हैं, स्मृति, तर्क और मौखिक कौशलों के मापन में सामाजिक कारकों को ध्यान में रखते हैं। तो ये तो यहाँ पर इन्होंने पॉजिटिव पॉइंट वाली बात कर दी है और हमें देखना है केवल नेगेटिव पॉइंट। तो नेगेटिव पॉइंट जो है हमारा हो जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, प्रभाव को नज़रअंदाज कर देते हैं और हमें यही देखना था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 11 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। भाषा और विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या ऑप्शन दिए। जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया कि भाषा संज्ञान में सहायक होती है। लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि भाषा का चिंतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया कि यह चिंतन करना भाषा को सीखने पर निर्भर करता है। यह लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि भाषा चिंतन को सुसाधित करती है। तो ये कथन जो हो जाएगा राइट, पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि भाषा चिंतन को सुसाधित करती है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जेंडर प्रमुख रूप से एक निर्मित है। जेंडर किसकी निर्मित है? जेंडर का जो शब्द दिया गया है, जेंडर बाद जो होता है वो किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। जैविक होता है ये, सामाजिक होता है ये चिकित्सीय होता है। जैविक होता है मतलब कि बच्चे में जन्मजात होता है जेंडर, या समाज उसको देता है, या चिकित्सक डॉक्टर उसको देते हैं, जेंडर को डॉक्टर बताते हैं। ऑप्शन डी यादृच्छिक होता है। इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बी इज़ द राइट आंसर। बी इसलिए राइट हो जाएगा क्योंकि समाज ही हमारा जो होता है वो जेंडर को निर्धारित करता है और जेंडर पक्षपात, जेंडर रूढ़िवादिताएं ये समाज के द्वारा ही आती हैं। जो लिंग होता है वो लिंग जैविक उत्पत्ति होती है लिंग, जबकि जेंडर जो है वह होता है हमारा सामाजिक निर्मित। ठीक है, समाज ही बनाता है जेंडर को। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, रचनात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। ऑप्शन देख लेते हैं। सत्र के अंत में किया जाता है, केवल मानकीकृत परीक्षणों के माध्यम के द्वारा किया जाता है, समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, या केवल एक विशिष्ट शिक्षक के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। जो रचनात्मक आकलन होता है वो एक विशिष्ट शिक्षक के द्वारा किया जाता है और उसमें बच्चे का समय समय पर आकलन किया जाता है। उसमें देखा जाता है कि बच्चे में कितना परिवर्तन आ रहा है, बच्चा कितनी चीज़ें अच्छे से सीख पा रहा है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। समावेशी स्कूल की रचना में क्या शामिल है? हमें यहाँ बताना है जो समावेशी स्कूल होता है। समावेशी स्कूल वैसे होता क्या है ये आप देख लेते हैं। यहाँ पर समावेशी स्कूल वो होता है जिसमें सभी तरह के बच्चे आकर एक साथ पढ़ते हैं, समावेशित होते हैं। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इस रचना में क्या शामिल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। नामीकरण व दोषारोपण को अपनाना, पूर्वाग्रह व पक्षपात पर सवाल उठाना, वर्गीकरण एवं पृथक्करण की पुष्टि करना, पाठ्यचर्या एवं शिक्षा शास्त्र को सख्त व मानकीकृत बनाना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वाग्रह व पक्षपात पर सवाल उठाना। मतलब जो पहले से चली आ रही रूढ़िवादिताएं हैं कि समावेश, छोटे जात के बच्चे इधर पढ़ेंगे, बड़े के यहाँ पर पढ़ेंगे, या जो विकलांग बच्चे हैं या कोई शारीरिक उनको प्रॉब्लम होती है, मानसिक कोई एबिलिटी कम होती है बच्चे में, तो वो एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं, या उनका पिछड़े परिवारों से आ रहे हैं तो उनको एक साथ नहीं पढ़ाया जा सकता। इस तरह की रूढ़िवादिताओं को ख़त्म करना है, वह पक्षपात पर सवाल उठाने हैं। कोई जात, कोई छोटा बड़ा, कोई ऊपर नीचे, ये नहीं होता है। समावेशित क्लास में सभी बच्चों को समान शिक्षा मिलती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 में देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी हस्तक्षेप रणनीति सामाजिक तौर पर वंचित समूह से आने वाले बच्चों के समावेशन में मदद करेगी? सभी बच्चों की बात को धैर्यपूर्वक सुनना। अगर बच्चा वंचित समूह से आ रहा है तो क्या होगा, उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुनना, ये बात सही होगी। बच्चों की योग्यता के आधार पर स्पष्ट पृथक्करण करना होगा। मतलब बच्चे क्या कह रहे हैं कि ये बच्चे इंटेलिजेंट हैं तो इनको आगे बैठाया जाए, इनको पीछे बैठाया जाए, जो कम सीखते हैं उन पर ध्यान ना दिया जाए। इस तरह की बातें उनको पृथक्करण करना होगा, ऐसा है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। बच्चों की उपस्थिति पर सख्त निगरानी व अनुपस्थिति, बच्चों को कड़ी शारीरिक सजा। बच्चों को देखेंगे कि बच्चे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और उनको अगर वो नहीं आ रहे हैं तो उनको शारीरिक दंड दिया जाए। तो दंड की बात तो यहाँ पर बिल्कुल करती ही नहीं है शिक्षा नीतियाँ, ये तो एकदम रॉन्ग हो जाएगा। स्कूल के वार्षिक दिवस व अन्य उत्सवों में केवल उच्च उपलब्धि वाले बच्चों को ही भागीदारी दें, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं उनको ही पार्टिसिपेट करवाएं वार्षिक उत्सव में, और बच्चों को ना बुलाया जाए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम से राइट हो जाएगा। यहाँ पर पृथक्करण की बात बी में हो रही है तो बी भी रॉन्ग हो जाएगा। जो राइट ऑप्शन है वो ए है। सभी बच्चों की बात को ध्यानपूर्वक सुना जाए। अगर बच्चा वंचित समूह से आ रहा है तो क्या करा जाए, उसको इग्नोर ना किया जाए। अगर कोई समस्या हो रही है, उसको कोई बात हो रही है, बच्चे उसको परेशान कर रहे हैं, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो टीचर को क्या करना है, उस बच्चे की बात को धैर्यपूर्वक सुनना है और उसका समाधान करना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16 में देख लेते हैं। लेखन कार्य में शब्दों में चूक, मतलब लिखते हुए बच्चा क्या कर रहा है, त्रुटि हो रही है, उसमें चूक हो रही है, कोई धीमी नकल की गति, वह देखकर अगर आप उसको कुछ लिखने के लिए दे रहे हैं वो लिख नहीं पा रहा है, वो धीरे लिख रहा है। वह लिखने के अन्य चुनौतियाँ किसकी विशिष्ट पहचान है, और उसको लिखने में दिक्कतें आ रही हैं, वो शब्द अक्सर सही अक्सर तरह से नहीं बना पा रहा है, या गलत लिख रहा है, छोटा लिख रहा है, उनका सही साइज़ नहीं लिख रहा है, अक्षरों में कोई गैप सही से नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर कौन सी उसमें विशिष्ट पहचान हो रही है, उसमें कौन सा विकार है, हमें ये बताना है। तो यहाँ पर दिए हुए हैं लेखन वैकल्य है, गुणज वैकल्य है, स्वलीन क्रम विकार या प्रतिभाशाली विद्यार्थी। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होगा तो ये सब गलतियाँ तो करेगा ही नहीं। स्वलीन क्रम विकार भी नहीं है यहाँ पर, गुणज वैकल्य नहीं है क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन की बात नहीं हो रही है। अगर होता है यहाँ पर गणित की कैलकुलेशन, गणनाएं नहीं कर पा रहा है, तो गुणज वैकल्य होता है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है लेखन वैकल्य। उसमें लिखने संबंधी विकार है और इस तरह की उसमें विशिष्ट पहचान की गई है, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम डिस्ग्राफिया भी बोलते हैं लेखन विकार को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 17 में दिया है, आरब बोर्ड के बहुत नज़दीक बैठने पर जोर देता है और पढ़ते समय किताबों को अपनी आँख के बहुत पास रखता है। ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए। एक बच्चा आरब है और वो क्या करता है, बोर्ड के बिल्कुल समीप बैठता है, उसको पीछे बैठना ही नहीं होता, उसको पास बैठ कर देखना होता है। वो हमेशा यही बोलता है उसको आगे बैठाया जाए, और वह क्या करता है, किताबों को अपनी आंखों के पास लाकर बिल्कुल पढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक क्या करेगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। आरब को इस व्यवहार की कड़ी सज़ा देगा। ऐसा नहीं है, सज़ा देने का कोई प्रावधान ही नहीं है। सज़ा देने वाली क्या बात होती है, इसमें सज़ा नहीं देनी है। आरब की आंखों की जांच के लिए पेशेवर विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। चलिए और ऑप्शन भी देख लेते हैं। बेकार अंक वाले रिपोर्ट कार्ड उसके माता पिता के पास भेज देने चाहिए। ये बात भी बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगी यहाँ पर। आरब को दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के विशिष्ट स्कूल में भेज देना चाहिए, कि विशिष्ट स्कूल में भेज दिया जाए उसको जहाँ पर दृष्टिबाधित बच्चे पढ़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उसको देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, बट ऐसा नहीं है कि दृष्टिबाधित है। चलिए आते हैं नेक्स्ट, जो इसका राइट आंसर है वो देख लेते हैं क्या है राइट आंसर इसका। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, आरब की आंखों की जाँच के लिए पेशेवर विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। हमें सबसे सुटेबल ऑप्शन इस पर यही दिखता है, तो हम इसी को टिक करेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर है 18। मौलिकता, सोच में प्रभाव व लचीलापन किसकी प्रमुख विशिष्ट पहचान है। यहाँ पर देखना है, ये बताना है किसकी प्रमुख पहचान है। स्वालीनता की है, ये हो जाएगा यहाँ पर रॉन्ग, ये नहीं है। सृजनात्मकता की है, ये देख लेते हैं। भाषा वैकल्य की है, भाषा संबंधी कोई विकार है। विशिष्ट पहचान है, लचीलापन है, विकार नहीं है उसके अंदर। ध्यान न्यूनतम अति सक्रिय है, विकार है, ये भी नहीं है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सृजनात्मकता है उसके अंदर। अगर लचीलापन है, सोच में प्रभाव है, बच्चा अगर हम कोई बात करते हैं, अक्सर हम कुछ पढ़ाते हैं, बच्चा उसके बारे में और चीज़ें सोच सकता है, उसको अपनी विचार रख सकता है, मौलिकता है उसकी सोच में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर है 19। प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षिकाओं को अपने विद्यार्थियों में किन कौशलों का विकास करना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। समोलोचनात्मक सोच, सृजनात्मकता, समस्या समाधान, कैसे सीखते हैं यह सीखना। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन मुझे राइट लग रहे हैं। चलिए आते हैं इसका जो आंसर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिए हुए हैं केवल 1 और 2। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1 2 3, ये गलत हो जाएगा। और सी में दिया हुआ है दूसरा और तीसरा, और जो राइट आंसर हमारा होने वाला है वो हो जाएगा यहाँ पर डी, 1 2 और 3। चारों विशेषताएं बच्चों में होनी चाहिए। यहाँ पर जो बात हो रही है, समोलोचनात्मक सोच होनी चाहिए, बच्चे सोच सकते हैं नई नई बातें। सृजनात्मक होने चाहिए, उनमें क्रियाशीलता होनी चाहिए। समस्या का समाधान बच्चे कर सकें। कैसे सीखते हैं यह भी सीखना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। ये चारों ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट हो जाएंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर है 20 में दिया हुआ है, छात्रों को प्रभावी समस्या समाधान को सक्षम करने के लिए क्या करना चाहिए। अगर बच्चे कोई समस्या समाधान कर रहे हैं उसमें सक्षम करने के लिए क्या करना चाहिए। सुलझाए हुए विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सुलझाए हुए उदाहरण देकर उन्हीं पर रणनीतियों को निष्क्रिय रूप से समस्याओं को स्थानांतरित करने के लिए कहा जाना चाहिए। निष्क्रिय मतलब यहाँ पर ये नेगेटिव पॉइंट आ गया है, तो ये तो हो जाएगा रोंग। बोलकर सोचने के लिए हतोत्साहित नहीं करते हैं, ये भी निगेटिव में आ जाएगा। सुलझाए हुए उदाहरणों को देखने के लिए हतोत्साहित, यहाँ पर भी हतोत्साहित आ गया है, ये भी निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर उदाहरण छूट गया है, इसको नोट कर लेते हैं। उदाहरण
यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुलझाए हुए विचारों उदाहरणों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। चलिए, इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट होती है। कैसी लगी आपको ये क्लास बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।